तो आज की इस क्लास में वी आर स्टार्टिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे पहले बात यह है कि बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। देखिए जरा, सबसे पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, और कोई भी ऑब्जेक्ट कब प्रोजेक्टाइल मोशन पर मूव करेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है ये m मास का, और इसकी इनिशियल स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, इस डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड थी, और हम लोग ने इसी डायरेक्शन में इसके ऊपर मान लो एक फोर्स भी लगा दिया। फोर्स का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि हमने इसको इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे दिया। बोलो भाई, तो यहां पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, वी हैव प्रोवाइडेड एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है और आपने एक्सेलरेशन भी हॉरिजॉन्टल दे दिया, तो क्या ये पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में आगे ऐसे बढ़ने लगेगा। बोलो भाई, तो ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। बोलो, ये कैसा मोशन होगा। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन मोशन विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी थी, बोलो उसी डायरेक्शन में हमने उसको एक्सेलरेशन भी दे दिया, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। और ऐसा एक्सेलरेशन बोलो पॉजिटिव होता है। इस टाइप का एक्सेलरेशन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। सेकंड केस देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है, इसका इनिशियल वेलोसिटी इधर की तरफ था, और हम लोगों ने जो एक्सेलरेशन दिया इस बार वो अपोजिट डायरेक्शन में दिया, तो इस बार क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बोलो लगातार डिक्रीज होती जाएगी। भाई इनिशियल वेलोसिटी इधर थी और हम लोग एक्सेलरेशन अपोजिट दे रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है और हम उसको पीछे खींच रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देने का मतलब velocity will be continuously decreasing, but the motion is again, it is again a straight line motion with decreasing velocity। फिर से स्ट्रेट लाइन मोशन है, लेकिन इस बार वेलोसिटी इसकी कैसी होगी, डिक्रीजिंग होगी, और एक्सेलरेशन कैसा होगा, निगेटिव, और इसी को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम लोग ने पढ़ा है खूब, और उसी में ये दोनों टाइप आप पढ़ चुके हो। जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन होता है, जब वेलोसिटी घटती है तो रिटार्डेशन होता है। अब हम लोग तीसरे केस की बात करने चल रहे हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट का मान लो एक्सेलरेशन हमने नीचे की तरफ दिया, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए कुछ ऐसी है, मतलब ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर की तरफ ऐसे फेंका u वेलोसिटी से, और जैसे ही इसको यहां से हम फेंकेंगे अर्थ उसको अपनी तरफ खींच ले। तो जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका जाएगा तो सबको पता है उसका पाथ कुछ ऐसा होगा। क्लियर। अब ये टाइप का जो मोशन होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कुछ एंगल है, तो ये पार्टिकल एक कर्व्ड पाथ पर मूव करेगा, और इसी कर्व्ड पाथ को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ। तो इस बार पार्टिकल का जो मोशन होगा दैट विल बी अ प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये जो पाथ है दैट इज पैराबोलिक पाथ। पाथ कैसा है, पैराबोलिक पाथ है। प्रोजेक्टाइल मोशन है और पैराबोलिक पाथ है। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 0 हो या 180 हो, तो उस कंडीशन में स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। 0 180 के अलावा कोई भी एंगल हो, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, कोई भी एंगल हो, दो एंगल केवल छोड़कर, कौन कौन से, 0 और 180, ये दो के अलावा कोई भी एंगल होगा तो ऑब्जेक्ट एक कर्व्ड पाथ पर जाएगा, और उस कर्व्ड पाथ को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगा कब, जब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कुछ एंगल हो।
वो आपको ऑब्जर्व करना होगा कि वो एंगल कितना है, अभी हम आपको बना के यहां दिखा रहे हैं। वो चीज समझ में आ गई जो इसके पहले मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम लोग एक प्रोजेक्टाइल मोशन लेते हैं। जैसे मान लो एक पार्टिकल है जो कि अभी मान लीजिए इस तरीके से ओरिजिन पर है, ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है। पार्टिकल यहां पर था, उसको हम लोगों ने एक u वेलोसिटी दिया एट एन एंगल थीटा। जैसे ही u वेलोसिटी आप इस तरीके से दोगे, बोलो पार्टिकल ऐसे जाएगा, और जैसे ही आगे जाएगा अर्थ उसको अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा और फाइनली अर्थ उसको यहां पर पहुंचा देगा। ये इस पार्टिकल की बोलो फाइनल पोजीशन होगी। तो ये जो पाथ होता है, ये जो मोशन होता है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये पाथ होता है पैराबोलिक पाथ या प्रोजेक्टाइल पाथ। पैराबोला क्या होता है, इसकी बात हम लोग आगे करने वाले हैं अभी, ठीक। फिलहाल आपने पार्टिकल को ऐसे फेंका और वो पार्टिकल इस तरीके से जाकर के गिरा। यहां पर कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस आती हैं। सबसे पहली डेफिनेशन होती है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ये वो टाइम है जितने टाइम तक ये हवा में था, यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में जो टोटल टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरी चीज यहां पर है हॉरिजॉन्टल रेंज, या उससे भी पहले लिख सकते हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, देखो इस पाथ में हुआ क्या, पहले पार्टिकल ऊपर जा रहा है फिर नीचे आया, तो कोई ना कोई एक पॉइंट तो होगा जहां पर इसकी हाइट कैसी है, मैक्सिमम। तो लेट अस सपोज ये हाइट है मैक्सिमम विच इज इक्वल टू h, तो मैक्सिमम हाइट हो गया h। तीसरी चीज होती है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, और हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब यहां पर है ये दिस r, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द मोशन। पूरे मोशन के दौरान जितना आगे बढ़ गया उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर है। तो ये सबसे पहले बेसिक तीन चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट को बेटा कैपिटल T से डिनोट करते हैं, हाइट को h से करते हैं और रेंज को r से डिनोट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब इट इज टोटल टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम A टू B, A से पूरा B तक पहुंचने में। या इसका अगर मैं नेमिंग कर दूं, इसको मान लो A लिखते हैं, इस पॉइंट को B और इसको लिखते हैं C। सो इट इज द टाइम टेकन टू मूव द बॉडी फ्रॉम A टू C वाया B। ऐसे बोलते हैं ना, वाया मतलब इधर से होते हुए जब उधर ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो जो टाइम लगेगा दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब एक एक करके इसके मोशन को आइए ऑब्जर्व करते हैं। इसके मोशन, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्ट केवल y में जाए वापस लौट आए या x में जाए वापस लौट, ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार पार्टिकल x और y दोनों में मूव कर रहा है। जब पार्टिकल यहां पर था, बोलो ओरिजिन पर था, ओरिजिन पर x और y दोनों क्या होता है, इसी। फिर वो यहां कहीं पहुंचा होगा, बोलो x भी चेंज हो गया y भी चेंज हो गया, यहां पहुंचा होगा फिर चेंज हुआ, ऐसे हर एक मूवमेंट पर बोलो चेंज हो रहा है, x और y दोनों चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो गया, दिस इज मोशन इन अ प्लेन। वो भी कौन सा प्लेन, XY प्लेन। ये पूरा कौन सा प्लेन है, तो इसी को कहा जाता है मोशन इन अ प्लेन। प्लेन में मोशन दो हैं, या तो सर्कुलर या तो प्रोजेक्टाइल। क्लियर। आपके सिलेबस में प्लेन में कितने मोशन है, दो, या तो सर्कुलर या तो प्रोजेक्टाइल। वो दोनों हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अभी प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं, आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग सर्कुलर मोशन को भी पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए यहां पर ध्यान से, अगर दो डायरेक्शंस में बात हो रही है एक्स में और वाई में, तो हम लोग भी सारा एनालिसिस दो डायरेक्शंस में करेंगे, यानी कि अलोंग हॉरिजॉन्टल या अलोंग एक्स एक्सिस, और दूसरा एनालिसिस करेंगे अलोंग वाई एक्सिस। जैसे ही ऑब्जेक्ट बेटा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगा, आप चेक करके बताओ एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना है। क्या एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है इसके पास जैसे ही आगे बढ़ेगा, कोई फोर्स है? वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स है जैसे ही आगे बढ़ेगा, वेट। वेट किधर लगता है,
डाउनवर्ड्स। जैसे ही ऑब्जेक्ट बोलो यहां से जरा भी ऊपर, अर्थ को जैसे ही छोड़ेगा बोलो वेट नीचे लगेगा। और वेट एक ऐसा फोर्स है जो किसी का वेट नहीं करता कि हम लगे। बोलो यार, ऑब्जेक्ट के पास मास है तो वेट होगा, और वेट किसी का वेट नहीं करेगा। मतलब जैसे ही ऑब्जेक्ट ग्राउंड से अलग होगा बोलो तुरंत वो नीचे की तरफ लगना शुरू हो जाएगा, तुरंत। इसका मतलब एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है? 0। बट वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है? कितना है? -g। ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर और अर्थ खींच रहा है नीचे, तो ये एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है? रिटार्डेशन है। इसलिए एक्सेलरेशन हो गया -g के बराबर। किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इसकी वैल्यू लिख दें तो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जहां जरूरत होगी लें। ये u है, ये थीटा है। ये u का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हमने u लिखा यहां पर। इसके बोलो दो कंपोनेंट हो सकते हैं, u cos थीटा और इधर की तरफ। अगर आपसे कहा जाए इस पार्टिकल का x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी बताइए, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, तो क्या वो u cos थीटा है? इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन बताइए। अगर x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 है तो क्या x डायरेक्शन का मोशन यूनिफॉर्म हो गया? बोलो भाई, x डायरेक्शन का मोशन कैसा हो गया? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कैसी हो गई? कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कैसी हो गई? इसका मतलब बेटा x डायरेक्शन की वेलोसिटी यहां पर कैसी है? सोच के बताना आराम से भाई। यूनिफॉर्म मोशन मैंने आपको सिखाया था, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। और जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम में तो उसकी स्पीड कांस्टेंट है। अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन 0 है, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कैसी रहेगी? कांस्टेंट। मतलब एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी थी u cos थीटा, और बोलो वो हर मोमेंट पर u cos थीटा हर जगह पर u cos थीटा बना रहेगा। अगर u cos थीटा की वैल्यू मान लो सॉल्व होकर आई 20 मीटर पर सेकंड, कुछ तो आएगा ना भाई। अगर ये है मान लो 40 मीटर पर सेकंड, ये एंगल है 60 डिग्री, तो 40 cos 60 लिखोगे, cos 60 1/2, और 40 cos 60 कितना होगा? 20। इसका मतलब x डायरेक्शन की स्पीड लगातार पूरे मोशन में कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। कौन सी स्पीड चेंज हो रही है? y वाली। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है। स्पीड को चेंज करने का काम कौन करता है? एक्सेलरेशन। और यहां एक्सेलरेशन है बोलो। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो ये क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म। इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियर है? और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो बोलो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं। आप लोगों को दो ही तरह के मोशन पढ़ाए गए हैं, यूनिफॉर्म जिसमें सिर्फ एक फार्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म, उसमें भी आपके सिलेबस में कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है, बस यही इतना मोशन है ही आपके सिलेबस में। और प्रोजेक्टाइल क्या हुआ? अगर आप ध्यान से देखो तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन। तो ये दोनों तरह के मोशंस का कॉम्बिनेशन है। इसीलिए पहले चैप्टर पढ़ाया गया मोशन, कि पहले जान लो मोशन कितने तरह का होता है। दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। फिर दोनों को मिला दो तो मिला करके कौन सा मोशन बना? प्रोजेक्टाइल। सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन। सही है? अब यहां पर फिलहाल हमसे बोला टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आइए निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब यहां से यहां तक जाने में लगा हुआ टाइम। तो सोचो अगर ये एकदम मिडिल पॉइंट है, ये डायग्राम तो एकदम अच्छे से नहीं बना है,
अदरवाइज ये एकदम मिडिल पॉइंट होता सेंटर वाला। ठीक, जितना टाइम बेटा यहां से यहां तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम यहां से वापस आने में लगेगा। आप लोग को एक न्यूमेरिकल भी करवाया था ऐसे ही कि एक बॉल को अगर यहां से फेंके और 6 सेकंड के बाद वो वापस हाथ में आए, मतलब 3 सेकंड ऊपर जाने में और 3 सेकंड, तो उसी हिसाब से यहां तक जाने में अगर t सेकंड लगा होगा तो यहां से वापस आने में भी t सेकंड लगा होगा, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा 2t सेकंड। क्लियर है? सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2t। तो आइए इस चीज को हम लोग नेक्स्ट पेज पर करते हैं। सो वी आर डिराइविंग टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को पहले डिराइव करते हैं। अगर ए से बी तक आप लेकर के जा रहे हो तो जरा ध्यान से सोचो, क्या हम लोग वाई डायरेक्शन में बढ़ गए आगे कुछ, है ना? तो अलोंग वाई डायरेक्शन अगर मैं बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन कितना है, कितना है? तो ध्यान से समझिएगा जरा, अलोंग वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा थी। टॉप मोस्ट पॉइंट जो b होगा वहां पर y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी? y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी यहां पर? 0। कभी भी इस ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर फेंके, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है? 0। क्योंकि अगर यहां जरा सी भी वेलोसिटी अभी y डायरेक्शन में होती तो थोड़ा और ऊपर चला जाता। बोलो यार। लेकिन अगर ये कहा जाए कि हमने ऐसे फेंका और ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, इसके बाद नीचे जाना है, इसका मतलब इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है लेकिन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल बोलो लगातार बना रहेगा u cos थीटा, कांस्टेंट है वो, सही है। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी बोलो यहां पर कितनी है? इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन एट द पॉइंट b इज 0। सही है। अलोंग y डायरेक्शन हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रॉम a टू b। एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में कितना था? -g। निकालना हमको टाइम है, तो क्या हम फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस at, वो भी किस डायरेक्शन में? y में। तो जरा चेक करिएगा, ये 0 है, ये हो गया u साइन थीटा माइनस gt। तो t की वैल्यू कितनी आएगी? दैट विल बी u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। क्लियर है? और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपसे कहा जाए तब कितना होगा? दैट विल बिकम 2u साइन थीटा बाई g। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? अगर हमको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता हो थीटा, ये थीटा क्या कहलाता है? दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर ये थीटा हमको पता हो, u पता हो, u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, तो हम 2u साइन थीटा बाई जी निकाल लेंगे। चेक करो, u पता है, एंगल थीटा कुछ ना कुछ दिया जाएगा, तो 2u साइन थीटा बाई जी। दैट विल बी द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना टाइम लगा वो हम निकाल सकते हैं, बोलो। इज दिस क्लियर? अब सेकंड चीज है, मैक्सिमम हाइट कितनी कवर किया? मैक्सिमम हाइट भी किस डायरेक्शन में होती है? वाई डायरेक्शन। तो आइए उसको भी निकालते हैं। सो नेक्स्ट चीज जो हम लोग डिराइव करने चल रहे हैं दैट इज मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट वाले केस में अगेन यू वाई कितना है बेटा? यू साइन थीटा। वी वाई कितना है? एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना है? और हमको निकालना हाइट है। बोलो कौन सी इक्वेशन लगाएं? कौन सी लगाएं? चलो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर या हाफ ए टी स्क्वायर ऐसा होता है। उसमें भी g कैसा है? निगेटिव है, तो ये निगेटिव हो जाएगा, यानी कि h इज इक्वल टू, ये u कितना होगा? दैट इज
क्योंकि वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं ना, सो दैट इज u साइन थीटा। टाइम बेटा कितना लेंगे, ये कौन सा टाइम है, ये बोलो ए से बी तक पहुंचने का टाइम है, तो ये वाला टी लेना पड़ेगा, ठीक। और ये वाला टी हम लोगों ने कितना निकाला था, u साइन थीटा भाई, पक्की बात है। सो u साइन थीटा बाई जी माइनस हाफ जी इंटू u साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? टोटल टाइम ले लेंगे तब तो पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा, नीचे, तब तो हाइट कितनी कवर हुई, 0। उसकी बात नहीं है, आधे की बात है, आधे में मैक्सिमम हाइट पर था ना वो, तो हमने आधा टाइम लिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? h इज इक्वल टू क्या बनेगा यहां से, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस, यहां से देखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, चेक करो, g स्क्वायर बनेगा, एक g से एक g कैंसिल, 2g, ठीक। दिस माइनस दिस कितना आएगा, इट विल बिकम u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, क्या ये बात समझ में आई? इज दिस क्लियर? वाई डायरेक्शन में हमने सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन बस लगाया है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट्स इट। सेम चीज को अगर हमें ऐसे नहीं करना है, हमको कठिन लग रहा है, तो सेम चीज को हम सेकंड इक्वेशन लगा के भी कर सकते हैं, ये भी एक मेथड है। देखिए, मतलब थर्ड इक्वेशन लगाकर, थर्ड इक्वेशन क्या है, वो भी किस डायरेक्शन में है, तो ये हम लोग y में लगा रहे हैं, ठीक। वी वाई कितना है 0, यू वाई कितना है, तो ये u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g h, यहां से चेक करिए h डायरेक्टली आ जाएगा, तो वो भी मेथड है और ये भी मेथड है, जैसे आपको सही लगे वाला आप करिए। क्या ये बात समझ में आई? हम लोगों ने दोनों तरफ देखो इक्वेशंस लगाई हैं। इक्वेशंस तब लगती हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और बोलो वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, माइनस जी के बराबर है। इसलिए हम ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, इवन पहले भी लगा सकते हैं, लगाया ही था इसके पहले। इसके पहले वाले में तो हमने पहली इक्वेशन लगाई थी, तो हम लोग तीनों इक्वेशंस लगा सकते हैं, बस ये है कि जिससे आंसर आए वो इक्वेशन आप लगाओ। क्लियर है? तो जब टाइम निकालना था हमने पहली इक्वेशन लगाया, हाइट जब निकालना था तो हमने दूसरी और तीसरी दोनों इक्वेशन से हम हाइट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड केस में। थर्ड चीज हम लोग को क्या निकालनी थी, हॉरिजॉन्टल रेंज। सो इट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब ऑब्वियस है कि जब ए से बी तक, सॉरी ए से सी तक हम लेकर के गए तो ये आगे कितना बढ़ गया, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप चेक करके बताइए मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म मोशन है तो सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट मींस दो डेरिवेशंस में हमने वाई डायरेक्शन में बात किया, इधर भी हमने वाई डायरेक्शन में बोलो बात किया, ठीक। लेकिन अब हम लोग यहां पर अलोंग हॉरिजॉन्टल यानी कि अलोंग एक्स डायरेक्शन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और अगर एक्स डायरेक्शन में ऑब्जर्व करें तो सिर्फ एक फॉर्मूला है हमारे पास, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, और बोलो यही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, रेंज। और हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी थी, कितनी थी, यू कॉस थीटा, और बोलो कांस्टेंट रहेगी पूरे मोशन के दौरान। सो दैट इज यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम। बोलो सी तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, दैट वाज 2u
साइन थीटा बाई जी। यही एक ही फॉर्मूला लग सकता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो लग सकता है वो हमने लगा दिया। सो आर इज इक्वल टू, बोलो यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, और वो ट्रिग्नोमेट्री में बनता है एक फॉर्मूला साइन 2 थीटा का, तो ये बन गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। क्या ये बात समझ में आई? जिसको ना पता हो ये फॉर्मूला कहीं पे अपना लिख लेगा कि साइन 2 थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, ये फॉर्मूला हम लोगों ने डायरेक्टली लगाया है, ये साइन 2 थीटा बन गया है इक्वल टू जी। इज दिस क्लियर? देखिए जरा, आपको क्या मैंने बताया यहां पर, अगर किसी पार्टिकल को ऐसे फेंका गया इन प्रोजेक्टाइल पाथ, तो रेंज का फॉर्मूला आपने निकाल लिया। इसको u वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पर हम लोगों ने फेंका था, रेंज की वैल्यू निकलकर कितनी आई? 2 थीटा बाई जी। अगर मैं आपसे कहूं बेटा रेंज हमें मैक्सिमम करना है, रेंज हमें क्या करना है? मैक्सिमम करना है, मतलब मैक्सिमम दूरी तक फेंकना है। अभी देखो एक गोल्ड मेडल मिला था नीरज चोपड़ा जी को, उन्होंने भाला फेंका था, है ना, दूर तक। तो अब वो जब दूर तक फेंकना है, यानी कि रेंज को मैक्सिमाइज करना है, अगर ये मैक्सिमम होगा तो बोलो साइन 2 थीटा भी मैक्सिमम होगा। दैट मींस फॉर आर मैक्स साइन 2 थीटा विल बी मैक्सिमम। और बोलो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? मिनिमम कितनी होती है? -1। -1 से +1, यही होता है मैक्सिमम मिनिमम। क्लियर है? तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई? 1। कब होएगी? 1 कब होएगा? साइन 90 होता है 1। इसका मतलब 2 थीटा कितना हुआ बेटा? इसका मतलब उन्होंने कितने एंगल पर फेंका होगा? क्लियर? तो अगर भाला फेंकना है हमको, तो उसके लिए हमें 2 चीज पे काम करना पड़ेगा। पहले तो हमेशा भाला कितने पे फेंकेंगे? 45 डिग्री पर, ऑलवेज। अगर जीतने का मन है तो 45 पर ही फेंकेंगे, और उसके लिए लोग सालों साल प्रैक्टिस करते होंगे कि जब भी हम फेंकें तो 45 के ही एंगल पर जाए। ये हमारे प्रैक्टिस की बात है। दूसरी बात, अपनी औकात बढ़ाएंगे कि कितनी स्पीड से हम फेंकें। बोलो यार, पता लगा 45 नाप के तो फेंका यही गिर गया। बोलो यार, तो हमको 2 चीजें चाहिए। रेंज के फॉर्मूले में चेक करो, 2 ही चीज है, एक स्पीड और एक एंगल। तो एंगल कितना चाहिए? 45। अब स्पीड तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारी बॉडी के ऊपर है कि जितना भी फास्ट आप फेंक सकते हो उतना फास्ट फेंको, और साथ साथ एंगल 45 रखो बस। ठीक? फास्ट फेंकने के लिए और भी कुछ तरीके हैं कि आप पहले से दौड़ते हुए आओ। जितना तेजी से आप दौड़ते हुए आएंगे, बॉलिंग कराते समय भी देखो यही होता है, तेजी से दौड़ते हुए आते हैं ताकि जितनी स्पीड हमारी है वो स्पीड तो पहले ही बॉल को मिल जाए। बोलो यार, और फिर उसके बाद फेंकते समय और अपनी हम पूरी ताकत झोंक देते हैं तो फास्ट हो जाती है बॉल। वही काम यहां पर भी होता है। आप दौड़ते हुए आते हो भाला लेकर, और फिर आप उसको फेंकते हो, तब जाकर वो सबसे दूर जाकर के गिरता है। क्या ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब मैक्सिमम रेंज के लिए बेटा एंगल कितना होना चाहिए? दैट मस्ट बी 45। अगली चीज देखो, यहां पर एक कॉन्सेप्ट और है। मान लो यहां पर हमने थीटा एंगल पर फेंका है, तो रेंज फॉर थीटा एंगल कितना निकल करके आया? सेम चीज को सेम वेलोसिटी से अगर मैं 90 माइनस थीटा एंगल पर फेंकूं, मतलब ये एंगल अगर 60 है तो इस बार मैं 90 माइनस 60 यानी 30 से फेंकना चाहता हूं। जब हम इसको 30 से फेंकेंगे तो बोलो थोड़ा नीचे से जाएगा लेकिन पहुंचेगा वहीं। अगर स्पीड हमारी, ध्यान से समझना जरा आप, स्पीड वही है, स्पीड वही है, एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा, मतलब पहले 60 पे फेंका था तो अभी कितने फेंका हमने? 30 पर, गिरेगा वहीं जाके। कैसे? यू स्क्वायर साइन 2, इस बार एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। तो ये बेटा क्या बनेगा?
यू स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा बाई जी, सो दैट विल बी यू स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट की बात है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, सो दिस विल बिकम यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो बेटा जो रेंज था थीटा एंगल के लिए वही सेम रेंज किसके लिए आया, 90 माइनस थीटा के लिए। सो रेंज फॉर थीटा एंगल इज इक्वल टू रेंज फॉर 90 माइनस थीटा। थीटा पर फेंको या 90 माइनस थीटा पर फेंको, गिरेगा वहीं जाकर, अगर स्पीड सेम है तो। क्लियर है? सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। इसी चीज पर कुछ नहीं करना था, बस केवल एक बार थीटा पर फेंका था तो उन्होंने कहा सेम जगह पर पहुंचाना है, कितने एंगल पर फेंके, 90 माइनस थीटा पर। जानबूझ के क्वेश्चन को, थोड़ा जेई का क्वेश्चन था तो उन्होंने जानबूझ के पहले दुनिया भर की कहानी लिखी कि एक पेड़ है, मतलब एक पहाड़ है, उसके ऊपर एक पेड़ है, उस पर फल लगा है, वो फल हमको निशाना लगा के फल गिराना है, और ऐसे गिराना है कि यहां से फेंके, पहाड़ी के एक एंड पे हम खड़े हैं, यहां से फेंके इसको, ऐसे फल को तोड़ता हुआ वो एकदम दूसरे एंड पर पहाड़ी के चला जाए। मतलब अल्टीमेटली तुमको क्या बोल रहे हैं, यहां से यहां गिराना है, रेंज वही है। अब कह रहे हैं अगर हम थीटा एंगल पर फेंक रहे तो थीटा भी उन्होंने खतरनाक सा दिया, 28 डिग्री और 32 मिनट एंगल उन्होंने ऐसा दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम देखते ही क्वेश्चन छोड़ दो, पहले इतने एंगल पर फेंका। बोलो ये डिग्री मिनट पढ़ा होगा मैथ में, इसमें भी एंगल को नापा जाता है, होता है ना, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, ऐसा कुछ, ये सब फॉर्मूले होते हैं। तो उन्होंने 28 डिग्री 32 मिनट पे फेंका। अब कह रहे हैं कि वो पहाड़ में ही कहीं बीच में जाके धंस गया, तो अब कितने एंगल पर फेंके कि वो उसको जाकर तोड़ता हुआ एक्सट्रीम एंड तक पहुंच जाए। अगर तुम्हें फेंकना यहां से है, पहुंचाना यहीं पर है, तो क्या रेंज सेम है? अगर थीटा एंगल पर काम नहीं बन रहा है तो फिर कितने पे बनेगा? तो बस ये जो भी दिया था इसको 90 में से सिर्फ घटाना था और टिक करना था। बस वो कहानी ऐसी बना दी कि बच्चों को लगा पता नहीं क्या हो गया, ये जाने क्या हो गया, छोड़ा है क्वेश्चंस को, या जिसने किया उसने ज्यादा दिमाग लगा दिया। ये भी तो होता है, जब लगता है जेई का क्वेश्चन है तो दुनिया भर का दिमाग आदमी लगा देता है उसमें, और करना कुछ नहीं था, सिर्फ 90 में घटाना था और टिक कर देना था, दैट्स इट। तो ऐसे भी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस कई बार आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन से इजी होते हैं। बस कुछ एक पर्टिकुलर दिमाग लगना, बोर्ड में तो बहुत कुछ लिखना पड़ता है, इसमें तो सिर्फ इतना सा दिमाग लगना था कि अगर थीटा पे नहीं गया तो 90 माइनस थीटा पे जाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि फेंकना यहां से और गिराना यहीं पर है। बोलो यार, तो रेंज फिक्स है। रेंज फिक्स सिर्फ 2 एंगल पर होती है, या तो थीटा या तो 90 माइनस थीटा। क्या ये चीजें आपको समझ में आ गई? अगर हम ऐसे फेंक रहे हैं तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या निकाला हम लोगों ने? 2u साइन थीटा बाई जी। फिर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या निकाला हम लोगों ने? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। फिर हम लोगों ने रेंज का फॉर्मूला क्या निकाला? साइन 2 थीटा बाई जी। कब मैक्सिमम होगा? 45 एंगल पर, ठीक। और थीटा का और 90 माइनस थीटा का, दोनों केसेस में रेंज विल बी, इज दिस क्लियर? अब आगे की बात करते हैं। अगर आपसे यह कहा जाए कि आप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बताओ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट बताओ, पार्टिकल की वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर बताइए। पार्टिकल को ऐसे फेंका, ऐसे गिरा जा करके, ठीक, यहां से फेंक रहे हैं, उसकी स्पीड u थी, उसका एंगल थीटा था। अब कह रहे हैं किसी भी इंस्टेंट पर आप उसकी वेलोसिटी बताइए। देखो ये जो वेलोसिटी है, बोलो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, u cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल मोशन बेटा कैसा है? यूनिफॉर्म। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या
एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा होगी पूरे मोशन के दौरान। जब पार्टिकल यहां पर था तब भी, और जब यही पार्टिकल यहां पर पहुंचा होगा और उसकी वेलोसिटी मान लो v हो गई होगी, उस समय भी दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के। एक कंपोनेंट बोलो इधर की तरफ vx और एक कंपोनेंट vy। बोलो यार, ये जो vx वाला कंपोनेंट है क्या ये सेम रहेगा? क्यों सेम रहेगा? बिकॉज हॉरिजॉन्टल मोशन इज यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कैसी होती है? तो हॉरिजॉन्टल u cos थीटा पहले था तो यहां पर भी u cos थीटा होगा, दैट विल नॉट चेंज। ठीक, y डायरेक्शन की बात करो, अगर y डायरेक्शन में देखें तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u sin थीटा, और फाइनल कितनी है? vy। तो मैं आपसे कहूं बेटा vy की वैल्यू बताओ, तो क्या वो u sin थीटा माइनस gt के बराबर होगा? ये क्या हो गया? v बराबर u प्लस at। y डायरेक्शन में बोलो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, और y डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी vy है, y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है, और a एक्सेलरेशन माइनस g है, तो v बराबर u प्लस at। क्लियर है? तो पार्टिकल की बोलो हमको x डायरेक्शन की वेलोसिटी पता है, पार्टिकल की y डायरेक्शन की वेलोसिटी पता है, और मैंने आपसे यही तो पूछा था वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। तो आप या तो उसको तोड़ तोड़ के बताओ कि सर x डायरेक्शन में इतनी है, y डायरेक्शन में इतनी है, या फिर इसी चीज को कंबाइन करके वेक्टर के फॉर्म में लिख दो कि सर x डायरेक्शन की जो भी वेलोसिटी होगी उसमें i कैप, y डायरेक्शन की जो भी वेलोसिटी होगी उसमें। सही है? तो इसी का अगर मैं पूरा एक्सप्रेशन लिखूं तो ये क्या u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt टाइम्स j कैप। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? आपसे कहें आप स्पीड बताइए कितनी है, मान लो क्वेश्चन में वेलोसिटी ना बोले, देखो वेलोसिटी बोलेगा तो वेक्टर फॉर्म में एक बार हम लिख सकते हैं। ठीक, मान लो आपसे कहें स्पीड बताओ पार्टिकल की, 5 मिनट के बाद 5 सेकंड के बाद स्पीड बताओ, स्पीड मतलब इसका मैग्नीट्यूड। बोलो यार, दैट मींस अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो किसी भी वेक्टर का? अंडर रूट के अंदर आई वाले टर्म का स्क्वायर के वाला टर्म है नहीं, तो जो जो है उनका हमने भैया स्क्वायर करके जोड़ दिया। क्या ये बात समझ में आई? तो आई वाले टर्म का स्क्वायर, जे वाले टर्म का स्क्वायर, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो वी विल गेट अ फॉर्मूला। क्या? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ugt साइन थीटा, चेक कर लो भाई, प्लस, सही है? इन दोनों टर्म्स में से बोलो u स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो गया माइनस 2ugt साइन थीटा प्लस, क्या ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया स्पीड का? इट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। टाइम अगर 0 रखेंगे तो बोलो इनिशियल स्पीड आएगी, टाइम 2 रखेंगे तो 2 सेकंड के बाद की स्पीड आएगी, 5 रखेंगे तो 5 सेकंड के बाद की स्पीड आएगी। सही है? आपसे ये कहें कि जो फाइनल, देखो अभी ये थीटा एंगल बना रहा है, कुछ समय के बाद यहां पर जब होगा तो क्या अभी भी थीटा होगा या कुछ घट गया? ये बोलो यार, यहां से जैसे 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 ऊपर पहुंच रहा है, बोलो एंगल घट रहा है लगातार, तो ये एंगल कुछ अल्फा मान लेते हैं, है ना? तो आपसे हो सकता है पूछ दे अल्फा बता दो कितना, देखो vx पता है, vy पता है, v भी पता है, निकाल लिया हमने। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं बेटा अल्फा बता दो, तो डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला कौन सा पढ़ा था आपने? tan अल्फा बराबर vy अपॉन, भाई यहीं पे देख लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो vy अपॉन vx। क्या ये बात समझ में आ रही है? vy कितना है?
वी वाई कितना है, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू। तो बेटा एंगल भी हम लोग बता सकते हैं, किसी भी समय पर वो कितने एंगल पर है, कितनी स्पीड पर है, क्या एक्स कंपोनेंट है, क्या वाई कंपोनेंट है, ये सारी चीज बता सकते हैं। सही है। और देखिए इधर, अगर मैं आपसे कहूं ये v है, ये एंगल इसका अल्फा है, ठीक, तो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है क्या ये v cos अल्फा भी हो सकता है? बोलो यार, ये v है, ये अल्फा है, तो एंगल के साथ वाला v cos अल्फा, और ये वाला, तो सेम चीज को बोलो ऐसा भी लिख सकते हैं, v cos अल्फा और v sin अल्फा, ठीक। अगर इन्हीं दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो बोलो ये फॉर्मूला बनेगा, ये वाला। सोचो, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा का सम 1, केवल v स्क्वायर बचेगा, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। चेक करो, सही है। दोनों को डिवाइड कर दें, tan अल्फा, चेक करिए, साइन वाला टर्म ऊपर रखा होगा और ये वाला टर्म नीचे रखा होगा, ये भी तरीका है समझने का। इज दिस क्लियर? डायरेक्शन का मोशन हमेशा कैसा होता है यहां पर, यूनिफॉर्म। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी बोलो चेंज, केवल वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज हो सकती है, और जो हो सकती है वो हम लोगों ने लिखा है, दैट डिपेंड्स ऑन टाइम। ठीक है। एक चीज यहां पर आखिरी चीज और होती है इस टॉपिक में, दैट इज ट्रेजेक्ट्री ऑफ पाथ, या ट्रेजेक्ट्री और पाथ भी लिख सकते हैं कि इसका पाथ कैसा है। ट्रेजेक्ट्री मैंने इसके पहले कभी पढ़ाया था आपको? नहीं पढ़ाया ना अभी तक। देखो, ट्रेजेक्ट्री जो पाथ होता है, या तो कोई भी ऑब्जेक्ट, आप सोचो किस किस तरह के पाथ में चल सकता है, बताओ भाई। स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेगा, या फिर सर्कुलर पाथ में चलेगा, या फिर मैथ्स में भी पढ़ा होगा आपने, पैराबोलिक पाथ में चल सकता है, या फिर और कौन सा पाथ पढ़ा आपने, इलिप्टिकल पाथ पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा आपने केपलर्स लॉज में, केपलर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कोई भी जो प्लैनेट होता है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है। इलिप्टिकल मतलब अंडाकार, स्फीयर को दबा दो ऊपर नीचे से तो अंडे का शेप बन जाएगा, तो वो बन जाएगा इलिप्टिकल पाथ। या फिर एक और होता है हाइपरबोलिक, लेकिन फिजिक्स में उसका कोई रिक्वायरमेंट है नहीं हमको, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे आपसे। चार पाथ की मैं आपसे बात कर रहा हूं। कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होती है बेटा, उसकी इक्वेशन हमेशा y बराबर mx प्लस सी, पढ़ा होगा आपने मैथ्स में, या फिर ax प्लस बी वाई बराबर सी, इस टाइप की इक्वेशन होती है। मतलब कभी भी आपसे बोला जाए ट्रेजेक्ट्री निकालो या पाथ बताओ कैसा है, तो ट्रेजेक्ट्री या पाथ का मतलब क्या होता है, रिलेशन बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है, रिलेशन बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट। पार्टिकल के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के बीच का जो रिलेशन होता है वही उसका ट्रेजेक्ट्री कहलाता है, वही उसका पाथ कहलाता है। अगर ट्रेजेक्ट्री निकालो और दोनों की पावर में 1 आए, x की भी पावर में चेक करो 1 है, y की भी पावर में 1 है, तो ये पाथ कैसा हुआ, स्ट्रेट लाइन पाथ हुआ। अगर दोनों की पावर में 2 आए और बीच में प्लस हो, तब कैसा पाथ हुआ। अच्छा, इसमें समझते हो ना ये m और ये c क्या होता है, अगर ये कोई, ये तो y एक्सिस है, ये तो x एक्सिस है,
और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसी का तो इक्वेशन है y बराबर एम एक्स प्लस सी। m का मतलब होता है इसका स्लोप, m का मतलब लाइन का स्लोप, और स्लोप खूब पढ़ चुके हो भाई, tan थीटा याद करो। और c का मतलब होता है ये इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, ये डिस्टेंस को बोलते हैं c, इसको क्या बोलते हैं c, y इंटरसेप्ट। पढ़ा होगा मैथ्स में आपने, शायद नहीं भी पढ़ा है तो आपको बस ये पता होना चाहिए x और y दोनों की पावर में अगर 1 है तो वो 100% क्या है, स्ट्रेट लाइन। दोनों की पावर में 2 है, बीच में प्लस है तो सर्कल है। ठीक, इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इलिप्स का शेप कुछ ऐसा होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये रेडियस ए के बराबर है और ये वाला रेडियस बी के बराबर है। और चेक करिए, अगर एक स्फीयर होता या सर्कल होता, सिंपल समझ लो सर्कल, सर्कल को ऊपर नीचे से थोड़ा दबा दें तो ये शेप बनेगा। इधर की तरफ बोलो रेडियस ज्यादा है, इधर की तरफ रेडियस कम है, इस वाली एक्सिस को बोलते हैं मेजर एक्सिस। भाई एक डायमीटर ये है ना, सबसे बड़ा डायमीटर है, बोलो इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। और ये वाला जो डायमीटर है जो छोटा है इसको क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। ठीक, तो ये इसका रेडियस है ए के बराबर, ये बी के बराबर, और बोलो ए बड़ा है, ए बड़ा है और बी अकॉर्डिंग टू डायग्राम दिख रहा होगा, ए बड़ा है और बी छोटा है। तो अगर x और y दोनों की पावर में बेटा 2 हो, x का कोफिशिएंट अलग हो, y का अलग हो, तो वो इलिप्स है। अगर दोनों का कोफिशिएंट सेम हो, a और b दोनों बराबर हो, कितने के बराबर, रेडियस के बराबर। सोचो उसी इक्वेशन में a और b दोनों की जगह बस r डाल दो, रेडियस सेम कर दो बस दोनों का। अगर a और b दोनों बराबर कर दें तो क्या ये सर्कल बन जाएगा। तो इक्वेशन में भी चेक कर लो, अगर a और b दोनों बराबर हो, r के बराबर, तो क्या बनता है, सर्कल। इसका मतलब x और y दोनों पर स्क्वायर हो, बीच में प्लस हो, तो 2 चांसेस हैं, क्या, सर्कल या फिर इलिप्स। ठीक, लेकिन अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट y स्क्वायर का कोफिशिएंट अलग अलग है तो फिर 100% क्या है, इलिप्स। और अगर सेम है तो फिर क्या है। देखिए मैं 2 पाथ लिख रहा हूं, आप लोग देखकर बताइएगा सर्कल है या इलिप्स है या कौन सा क्या है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर 5, और एक है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 5। ऊपर वाला क्या है, इलिप्स है। क्यों, क्योंकि प्लस तो दोनों में है, लेकिन यहां पे 3 है, यहां पे 1 है, कोफिशिएंट अलग अलग है, तो ये इलिप्स है। और ये क्या है, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, सेम है। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा इलिप्स, और ये हो गया सर्कल। बस इतना अंदाजा होना चाहिए आपको, क्लियर है। अब आखिरी चीज आपकी बची पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक का मतलब होता है, अगर लिखा हो वाई स्क्वायर बराबर एक्स या एक्स स्क्वायर बराबर समथिंग वाई, मतलब वाई स्क्वायर बराबर 2x, वाई स्क्वायर बराबर 4x, या एक्स स्क्वायर बराबर 2y, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, इस तरह का अगर हो, x और y में से किसी एक पर स्क्वायर हो और दूसरे पर पावर 1 हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ। क्लियर। दोनों पर पावर 2 हो तो सर्किल या इलिप्स, दोनों पावर 1 हो तो, और दोनों में से किसी एक पर स्क्वायर हो, दूसरे पर पावर 1 हो, तो पैराबोला। वाई स्क्वायर बराबर एक्स जो है वो ऐसा पैराबोला होता है, उधर की तरफ खुलता है। ठीक, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जो है वो ऊपर की तरफ खुलता है, लाइक दिस। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इसका शेप ऐसा। और अगर इसी में माइनस लग जाए, मतलब वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स लिख दे हम लोग, तो यही पैराबोला किधर खुलेगा, लेफ्ट साइड में। ये एक्स वाई एक्सिस है, और वही इसमें माइनस लग जाए तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई लिख दें,
क्या ये बात समझ में आई? मतलब अगर वाई स्क्वायर बराबर एक्स है तो राइट में खुलेगा, वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स है तो लेफ्ट में खुलेगा, एक्स स्क्वायर बराबर वाई है ऊपर खुलेगा, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई है तो नीचे खुलेगा। किसकी वैल्यू? हो सकता है भाई, हो सकता है। जब पॉइंट्स हम लोग रखते हैं ना तो बन सकता है। जैसे अगर x है, देखो इसको देखकर ऐसा लग रहा है किसी चीज का स्क्वायर सर निगेटिव कैसे हो गया, लेकिन वो x खुद वेरिएबल है। अगर x ही खुद निगेटिव होगा तब क्या करो, और खुद ही चेक करो, ये डिफाइंड भी किधर की तरफ है, निगेटिव x के लिए। अगर x है -2 तो एक माइनस पहले से लगा है, और x खुद -2 है तो +2 बन जाएगा। वो हो सकता है। और देखो डिफाइंड भी किधर है, बात समझ में आई? तो हो सकता है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये पैराबोलिक पाथ होता है। ठीक, फिलहाल इतना तो हम लोग को पता ही है कि ये पाथ कैसा है, हमारा प्रोजेक्टाइल वाला जो पाथ है ये वाला, ये पाथ कैसा है, पैराबोलिक है। लेकिन हमको प्रूफ करना है कि पैराबोलिक क्यों। ठीक, तो आइए मैं इसको फिर से यहां पर बना रहा हूं, और आखिरी चीज इस चैप्टर की और हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि ये चैप्टर आपका हो जाए फिनिश। देखो भाई, u स्पीड से थीटा एंगल पर अपने फेंका, ये पॉइंट ओरिजिन है 0,0, और मूव करते करते मान लो यहां पर पहुंचा, ये कोई पॉइंट है x, y। ठीक है, x, y में x क्या होता है, व्हाट इज x? इट इज x कोऑर्डिनेट, बोलो यार। और y क्या होता है, y कोऑर्डिनेट। ये बोलो x है और ये क्या है, सही है। x जो है इट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, है ना। x किधर की तरफ का डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म। फॉर्मूला कौन सा है, एक, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल स्पीड। कितनी है इसकी, बोलो यार। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो x है, टाइम कुछ मान लेते हैं, यहां से यहां तक जाने में कुछ तो लगा ही होगा, मान लो t टाइम कुछ लगा। ठीक, तो यहां से बेटा टाइम की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, क्या ये बात समझ में आया? दिस इज अलोंग x डायरेक्शन, या इसमें लिख सकते हैं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक, नाउ इन वर्टिकल डायरेक्शन ये तो था इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर बात करें तो बोलो y डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना। और उसमें हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं अगर y की बात करनी है तो भाई अल्टीमेटली हम लोग रिलेशन किन दो चीजों के बीच का निकालना चाहते हैं, x एंड y। भाई ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या था, रिलेशन बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट के बारे में कुछ तो पता है अपने को, बोलो यार। x कोऑर्डिनेट और टाइम के बीच का एक रिलेशन बोलो पता है हमको। अब हम y कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। y कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो क्या हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस, बोलो वो भी y डायरेक्शन में लगा रहे हैं, है ना। एस वाई कितना है, y के बराबर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट कितना है y के बराबर। यू वाई कितना है, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। देखो दिस इज रिलेशन बिटवीन x एंड t एंड दिस इज रिलेशन बिटवीन y एंड t। लेकिन हम लोग को रिलेशन किसके किसके बीच का चाहिए, x एंड, तो कबाब में हड्डी कौन है, t। तो उस t को निकाल के फेंको, इधर से निकालो इसमें फेंक दो। बोलो यार, पहली इक्वेशन में निकला हुआ है,
इस इक्वेशन में फेंक दो, यहां पे t की जगह पर उसकी वैल्यू को रख दो। जैसे ही रखेंगे जरा चेक करिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी, और t कितना है x अपॉन u cos थीटा, माइनस हाफ g का होल स्क्वायर। तो क्या y बराबर u से u कैंसिल, x tan थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन, अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन किस कैटेगरी में आती है? एक्स और वाई में क्या दोनों पे पावर 1 है? कहां 1 है? दोनों पर स्क्वायर तो है नहीं, वाई पे स्क्वायर तो है नहीं, इसका मतलब ये किस कैटेगरी में गया? हेंस द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, तो ये प्रूफ करने को आता है। सो हेंस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। इज दिस क्लियर? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जब आपके सिलेबस में आएगा तब आपसे एग्जाम में श्योर शॉर्ट पूछा जाएगा। किसी का भी स्कूल हो वहां पर ये एक डेरिवेशन अक्सर इसमें पूछा जाता है, मोर देन 90% केसेस में ये एक डेरिवेशन आपसे समझ लो पूछा ही जाएगा, श्योर शॉर्ट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आप लोग अपने में लिख लीजिएगा और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत आए तो पूछ लो। दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल में इतना ही है आपके सिलेबस में।